ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। नमस्कार। आप में से बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा करने में जी जान से लगे हुए होंगे। ये भी संभव है कि इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आ रही होंगी, लेकिन सिर्फ एक बात मन में रखिए कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं। कोरोना से भी डरिए नहीं, लड़िए। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करके ही इससे बचा जा सकता है। कोविड-19 के प्रति आप सचेत रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत देशमुख। डॉक्टर हेमंत, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, यहीं से चर्चा शुरू करते हैं कि कल से देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी की बसें जो हैं वो फुल स्ट्रेंथ से चलने लगेंगी। 100% क्षमता के साथ इसमें लोग बैठ सकते हैं। अब जब एक तरफ तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में बहुत सारे लोग जो मेट्रो और बस से ट्रैवल करते हैं, उनके जहन में एक सवाल है कि जब 100% स्ट्रेंथ के साथ लोग बैठने लगेंगे तो वो अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए क्या-क्या सावधानी बरतें? हमारे पास आजकल जो पहली लहर थी, दूसरी लहर हो गई है। हमने दोनों लहरों में यही सीखा है। ये त्रिसूत्री कार्यक्रम जो होता है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम मास्क हमेशा पहन के रखेंगे और हम हमेशा हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे। जी। हम वापस दोहराने की कोशिश करेंगे कि अगर आप मेट्रो में जाते हो, पूरी 100% के पैसेंजर्स के साथ बैठते हो, तो हमें काफी सावधानी रखनी होगी। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के मामले में थोड़ी मजबूरी हो जाएगी, लेकिन मास्क बिल्कुल हमेशा पहनना चाहिए और हैंड सैनिटाइजेशन मेट्रो के अंदर या बस के अंदर जाने के बाद और उतरने के बाद इस्तेमाल जरूरी करो। जी बिल्कुल। डॉक्टर हेमंत, बच्चों की बात चल रही है। बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित जो बच्चे हैं वही होंगे। बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल भी चल रहे हैं और नई दिल्ली स्थित एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल जो है, दूसरी डोज का ट्रायल जो है, वो कल से शुरू हो रहा है। अभिभावकों के मन में ये सवाल है कि कब तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी? हमारे पास 2 प्रकार की वैक्सीन ट्रायल होते हैं। एक तो आपने बताया वैसे, और एक दूसरी वैक्सीन ट्रायल होती है 12 साल से 18 साल के बच्चों की। जी। अगर हम दोनों बच्चों की बात करें तो दोनों की प्रतिकार शक्ति अलग अलग होती है। उनके थाइमस ग्लैंड के हिसाब से उनकी प्रतिकार शक्ति ज्यादा रहती है, और जो 12 से 18 के बीच होते हैं उनकी प्रतिकार शक्ति बच्चों से थोड़ी कम होती है, लेकिन बड़े लोगों से, बुजुर्ग से थोड़ी अच्छी रहती है। जी। अब इन दोनों की वैक्सीन ट्रायल में ऐसे बताया जाएगा कि हमारी वैक्सीन कितनी एफिकेसी है, कितनी एफिशिएंट है वायरस को लंबा रखने के लिए, वायरस को हमें संक्रमित न करने से कैसे बचाएंगे। और इन दोनों वैक्सीनों की ट्रायल के बाद हम इमरजेंसी ऑथराइजेशन की राह देखेंगे। हमारी वैक्सीन ट्रायल के बाद ये तीसरा फेज होगा और तीसरे फेज के बाद हम इसकी एफिकेसी हमारे इंडियन बच्चों में कितनी होगी ये जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। वैक्सीन की बात हो रही है डॉक्टर हेमंत। कोरोना को आए बहुत समय हो गया और भारत में टीकाकरण अभियान को चलते भी महीनों हो गए। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में टीका लगवा लिया था, उन्हें लगभग 6 महीने का समय हो गया है। अब उनके जहन में एक और सवाल है कि जो टीके का प्रभाव है वो कितने समय तक बना रहेगा? क्या उन्हें दोबारा टीका लगाने की जरूरत है या फिर कोई बूस्टर डोज भी आने वाले समय में लोगों को लगाया जा सकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? आनंद जी, हमने पहली डोज
लगभग जनवरी महीने में चालू कर दी थी जी। पहली बार तो हम 28 दिनों के बाद दूसरी डोज दूसरा खुराक दिया करते थे जी। लेकिन ये अभी जो पीरियड 28 दिन से लेके 84 डेज तक खींचा गया है जी। इसका मतलब ऐसे होता है कि हमारी प्रतिकार शक्ति बनने के लिए काफी समय लग सकता है जी। इन दो डोजों के बीच में अगर हम 3 महीने का गैप दे देते हैं तो उसका मतलब ऐसे होगा कि दूसरी खुराक के बाद हमारी प्रतिकार शक्ति कम से कम 6 महीने रहनी चाहिए जी। अगर आप बूस्टर डोज की बात करते हो तो शायद ये वायरस वेरिएंट हो सकता है वायरस काफी म्यूटेट हो सकता है और हमेशा होते रहेगा इस म्यूटेंट वायरस के लिए शायद हमारे पास एक बूस्टर डोज की संकल्पना भी हो सकती है जी। इस बीच जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है डॉक्टर हेमंत, उसके बारे में कल एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि चूंकि आईसीएमआर के सीरो सर्वे में 60 से ज्यादा प्रतिशत के लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, ऐसे में इसकी आशंका और इसका जो प्रभाव है उतना नहीं हो सकता है जितने की दूसरी लहर की थी। तो क्या ये समझा जाए कि भारत देश अब कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है? हमें काफी आशंका होती है कि दूसरी लहर के बाद अगर हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी आनी है तो कम से कम हमारे भी जो एंटीबॉडीज पैदा होने वाली है वो कम से कम 70% लोगों में होनी चाहिए जी। और हम अब 70% लोगों में एंटीबॉडीज पा नहीं सकते हैं इसलिए हम वैक्सीन के 2 खुराक देते हैं हमें अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए यूके और अमेरिका में तीसरी लहर के चांसेस काफी बढ़ गए हैं जी। हम ऐसे भी देखेंगे कि अगर दोनों डोज जो लेते हैं वो लोकल ट्रेन की यात्रा के लिए फ्री हो जाते हैं तो इन 15 दिनों के बाद यानी हम बात करेंगे 15 अगस्त तक अगर तीसरी लहर आती नहीं है जी। तो हम यही सोचेंगे कि इसकी संभावना कम हो गई है जी। बल्कि कोरोना या कोविड-19 की संभावना हमेशा हमारे पास रहेगी ये दुख के बादल हमारे पास हमेशा मंडराते रहेंगे। जी। आपने कहा कि संकट अभी टला नहीं है और इस संकट को बढ़ाने का काम कर रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तो अभी अभी आया है, ऐसे में वैक्सीन जो है वो पहले से बन गई है, तो क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रभाव को कम करने में सहायक है या नहीं? बिल्कुल सहायक कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी वैक्सीन अब भारत में आती है वो हमेशा हर एक वेरिएंट या हर एक म्यूटेंट वायरस को हराने में कोशिश करेगी। हमारे पास ये जो वैक्सीन होती है वो हर एक वैक्सीन के वेरिएंट को उसकी क्षमता कम करने के लिए जुटी हुई है। अगर और कोई वेरिएंट यानी डेल्टा प्लस के वजह से या डेल्टा प्लस से आगे और कोई वेरिएंट आती है तो हमारे पास शायद मैंने पहले भी बता चुका हूं कि और एक बूस्टर डोज होने की या आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। डॉक्टर हेमंत, जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए उनका पहला लक्ष्य यही होता है कि संक्रमण से उबर जाएं, अपनी जान बचा लें, आइसोलेशन में रहें, तमाम तरह की सावधानियां बरतें। लेकिन ठीक होने के बाद भी कोरोना लोगों को परेशान कर रहा है। डिप्रेशन और ब्रेन हैमरेज जैसी समस्याएं बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रही है। जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उसके बाद भी ये दिक्कतें आ रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कोरोना से ठीक हुए लोग क्या सावधानी बरतें कि वो इन समस्याओं से बच सकते हैं? हम यही बताना चाहेंगे हमेशा कि अगर कोई संक्रमित कोरोना से होता है और ठीक हो जाता है जी। तो उसका मतलब ऐसे कभी नहीं होगा कि उन्हें वापस कोरोना नहीं होगा। या अगर आप 2 डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लेते हो उसका मतलब ऐसे भी नहीं होता है कि आपको कोरोना या कोविड नहीं होगा जी। लेकिन इनकी जो सीवियरिटी जो है ये हमेशा कम रहेगी अगर आपके पास
एंटीबॉडीज है, अगर आप प्रतिकार कर सकते हो और अपने आप अगर सावधानी बरतते हो तो आपको कोविड या कोविड-19 होने की संभावना कम हो जाती है। जी सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए। जी। लेकिन जो लोग हैं, जो खासकर बुजुर्ग लोग हैं, जो इससे परेशान हुए, संक्रमित हुए, फिर ठीक हो गए, लेकिन वो अब भी शिकायत करते हैं कि अब वो शरीर में ताकत नहीं रही, अब उतनी शक्ति नहीं रही कि मैं अपना काम कर लूं या कुछ दूर टहल लूं, बाजार से सब्जी ले आऊं, पता नहीं मैं अब पुरानी जीवन शैली में आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। सबसे पहले तो क्या वो पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे, और दूसरा सवाल ये कि वो क्या करें कि इससे उबर सकें। हमारे पास हमने देखा है कि ये बुजुर्ग मरीज जो होते हैं, ये कोरोना की चपेट में तो आ गए थे, ठीक भी हो गए थे, और इन्होंने कि पोस्ट कोविड जो पीरियड होता है वो भला 2 महीने का हो या 6 महीने का हो या 1 साल हो गया हो, हमेशा हमें इतनी ध्यान रखनी चाहिए कि हम हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में हमेशा एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, हमेशा बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो त्रिसूत्री कार्यक्रम है जो हम हमेशा बताते आते हैं कि हैंड सैनिटाइजेशन और हमारे पास मास्क पहनना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंस रहना, इन तीनों से हम यही बताना चाहेंगे कि बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें वापस कोविड न होने की संभावना टल सकती है। जी। इन बुजुर्गों में फिजिकल जो एफिशिएंसी पहले थी, ये पोस्ट कोविड सेशन में या पोस्ट कोविड सीजन में काफी हमने देखी है, और इन बुजुर्गों में हमने ये भी देखा है कि उनमें काफी डिप्रेशन भी होता है। जी। हम काफी आइसोलेशन में रहते हैं, हम घरों में 1 या 2 जन रहते हैं। काफी बार हमने ऐसे भी देखा है कि घर के काफी लोग मरीज संक्रमित हो जाते हैं और अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो ये जो छोटा सा ये हो गया है, डिप्रेशन की लागन हो गई है, ये डिप्रेशन की वजह से उनके पास एंग्जाइटी हो या डायबिटीज की शिकायत हो या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, काफी ज्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर हेमंत, एक और समस्या पोस्ट कोविड में देखने को मिल रही है, खासकर युवाओं में बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं और कोविड से ठीक होने के 2 से ढाई महीने के बाद बालों का गिरना शुरू हो रहा है और वो लगभग 2-2.5 महीने तक जारी है। क्या ये बाल दोबारा वापस आ जाएंगे और ऐसा क्यों हो रहा है? अभी यहाँ डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है कि आपको कोविड हुआ था, आप ठीक हो गए थे और आपके बाल झड़ने लगे हैं। जी। ये ऐसे भी हो सकता है कि उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होती है पोस्ट कोविड में पीरियड में, वो काफी कम होती है। न्यूट्रिशियस डाइट शायद सब लोग नहीं लेते हैं जी। लेकिन हमारी प्रतिकार शक्ति ऐसे भी कम हो जाती है पोस्ट कोविड सीजन में, और इसी के वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। किसी किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाती है, किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म्स हो जाती हैं, किसी किसी को दिल का दौरा हो जाता है, और ऐसे काफी बीमारियां हैं जो पोस्ट कोविड सीजन में देखे जाते हैं। इसका मतलब ऐसे होता है कि हम हमेशा हमारी दवाइयां बैलेंस वे से लेने, हम कोई भी दवाई मिस ना करें। जी बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पर डॉक्टर हेमंत, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश का मौसम पहले ही बीमारियों का घर माना जाता है, ढेर सारी बीमारियां इसमें फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी समस्याएं, इसके बचाव के लिए लोग क्या करें? अभी कोविड के साथ मलेरिया, डेंगू और जो बरसात की वजह से जो भी बीमारियां आती हैं, अभी आजकल तो हमने पिछले पहले 15 महीनों से सीखा है कि हम अपने आप कैसी सुरक्षा रखें, हम अपने आप कैसे खुद को कोविड से बचाएं, हम खुद को दूसरे से बचाएं। यही समस्या जो होती है ये बारिश के सीजन में भी अपनानी चाहिए कि हम बारिश में ज्यादा न जाएं, हम बारिश में न ज्यादा भीगे, और हम यही कोशिश करेंगे हमेशा कि हमारे घर के आसपास के रीजन में हमेशा स्वच्छता रहे। स्वच्छता बहुत जरूरी है
और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दे। पानी जो है वहां मच्छर पनपते हैं और फिर वही कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं। आपके घर में अगर कूलर है तो उसकी भी बीच बीच में सफाई करते रहिए, क्योंकि मलेरिया और डेंगू अगर आपको हो गया है और कोरोना से भी अगर आप संक्रमित हो जाएं तो दोनों बहुत ही खतरनाक बन सकता है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर जी हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जैसे कि आज समाचार पत्रों में समाचार में सुनने को मिल रहा है कि दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली की टीटीसी बसों में आम आदमी के लिए फुल खोल दी गई हैं सवारियां। पर हमने तो ये देखा डॉक्टर साहब, कोरोना आने से पहले अगर जिसको मेट्रो में सफर करने की आदत नहीं है उसको वहाँ एक बार सफर कर लिया, उसके बाद वहां से मेट्रो से जब निकल के आए तो उसको बुखार हो गया, क्योंकि जो इन्फेक्शन था पब्लिक का वो आम दिनों में भी हो जाता है। तो ये तो कोरोना का समय चल रहा है, तो ये हम कहाँ तक सेफ रहेंगे दिल्ली के अंदर, जैसे कि सरकार ने ये खोल दिया है। और एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों ने हमें बचाव के तरीके तो बता दिए, अब इसके ऊपर आप के जो वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर अटैक करने का कब हमें रास्ता सुझाएंगे, हम इस कोरोना पे कब अटैक कर पाएंगे? सावधानी तो हमने सफाई रखनी है, मास्क पहनना है और टीका लगाना है। टीका दे के आपने हमें एक कवच और प्रदान कर दिया है, सारी चीजें आपने हमारे लिए बना दी है। अब आप हमारे लिए ऐसी एक तलवार बनाइए जिससे हम कोरोना को मारें और काटें और उसको यहाँ से बचना तो हो गया, मारने का भी उपाय निकाली रखा। धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ तलवार के रूप में दवाइयां बनेंगी और उसके लिए दुनिया भर के लैब में शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो पहला सवाल है डॉक्टर हेमंत, सवाल बड़ा है और समस्या भी गंभीर है। बिल्कुल, हमने पहले भी कहा है कि तलवार हमारे पास वैक्सीन होती है, यानी नीडल होती है। तलवार हमारी नीडल है और कोई भी वायरल बीमारी हो, कोविड हो या और कोई फ्लू हो, तो उसे बचाने के लिए, हम संक्रमित होने से बचने के लिए हमेशा प्रिकॉशंस ही ज्यादा महत्वपूर्ण ठहरेगी। जी बिल्कुल। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते महेश जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछना है जी, डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, इससे बचने क्या उपाय करें और बच्चों को कैसे बचाएं? जी डॉक्टर हेमंत। हमने पहले भी कहा है कि अगर बच्चों को कोविड से बचाना हो तो माँ बाप यानी हमारे परिवार के सभी लोगों को यही ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो सुस्त रहते हैं या और वो अपने आप हमेशा कोविड से बचाव करते हैं तो अपने आप बच्चों की बचाव हो सकता है। अगर आप बच्चों को सिखाते हो कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे हैंड सैनिटाइज करना है, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों को मास्क पहनना भी काफी जरूरी होता है। अगर घर में भी हो तो किसी को संक्रमित होने से बचने के लिए घर में भी आप 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे अगर मास्क पहनते हो तो संक्रमित होने की संभावना काफी कम हो जाती है। जी बिल्कुल, मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है और अभिभावकों को अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है जिससे कि बच्चे प्रेरित हो सकें और कोविड दिशा निर्देशों का पालन कर सकें। बिहार के मुजफ्फरपुर से उपेंद्र शाह जी जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार अमन जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि इंजेक्शन तो बहुत सारे आ गए हैं, तो मुझे कहना है कि कोई ऐसा इंजेक्शन बताइए जो एक ही इंजेक्शन लेना पड़े, डबल न लेना पड़े। ऐसा कोई इंजेक्शन आया है इंडिया में? इसका तो सभी इंतजार कर रहे हैं उपेंद्र जी की एक ही सुई ली जाए और कोरोना का काम तमाम हो जाए। जी डॉक्टर हेमंत, क्या कहेंगे आप? उपेंद्र जी, हमारे पास इलाज और रिसर्च दोनों पर खर्चा होते रहेगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि हमें एक भी इंजेक्शन ना लगे, लेकिन फिलहाल तो आप डरना बिल्कुल बंद करो। 1 हो या 2 इंजेक्शन हो, अगर 3 भी होते हैं तो लेने चाहिए। हमें कोरोना से हार बिल्कुल माननी नहीं चाहिए, हमें कोरोना को हराना चाहिए।
1 डोज हो, 2 डोज हो या 3 डोज हो। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना को हराने के लिए हर एक देशवासी को संकल्पित होने की जरूरत है और इस समय जो उपलब्ध उपाय है वो है टीकाकरण। टीकाकरण के लिए जरूर जाइए। अपने नजदीकी टीका केंद्र पर जाकर आप कोविड रोधी टीके लगवा सकते हैं। कोविन ऐप के जरिए भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। फरीदाबाद से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। फरीदाबाद से प्रेम सागर बोल रहा हूँ मैं। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर हेमंत जी से ये पूछूंगा जी। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन स्टेट से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हमें वरी करने की बहुत जरूरत है। हम कंप्लेसेंट हो गए हैं नॉर्थ इंडिया वाले। जी, क्या कहेंगे? बढ़िया सवाल है डॉक्टर हेमंत की। कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और उत्तर भारत में मामले नहीं बढ़ रहे हैं और इन जगहों के लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना तो खत्म हो गया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमें कॉम्प्लेसेंट होना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। हम हमेशा अब ऐसे ही करेंगे कि हम छोटी छोटी खुशियां भी मनाते रहेंगे। हम साथ साथ रहने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोविड से संक्रमित होते हो तो कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी जगह हो, हमारे पास ये वायरस जो कोविड-19 की वायरस है वो बिल्कुल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है, काफी एफिशिएंट होती है ट्रांसमिशन में। इसलिए हम यही कहेंगे कि एक राज्य में अगर ज्यादा कोविड के मरीज दिखते हैं और दूसरे राज्य में कम दिखते हैं तो उसका मतलब ऐसे नहीं होता है कि एक राज्य के मरीज दूसरे राज्य में संक्रमित कर सकते हैं। ये कोविड वायरस जो है हमेशा हवा से संक्रमित करेंगे सबको। इसलिए आप हमेशा कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना चाहिए। हमारी त्रिसूत्री जो कार्यक्रम है हमेशा इस्तेमाल कीजिए। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली के रोहिणी से सुरेंद्र सिंह रावत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुझे दोनों ही खुराक सफलतापूर्वक लग चुकी हैं जी। और अब मैं जो है अपने नेत्रों को, अपने आंखों को चेक कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए जाना चाहता हूँ बड़े अस्पताल में जी। तो आजकल के इस कोविड के माहौल में वहाँ कोविड के मरीज भी आते होंगे और ज्यादा भीड़ भाड़ रहती होगी, तो आजकल जाना बेहतर है या आजकल नहीं जाना ही बेहतर है अपनी आंखों का टेस्ट कराने के लिए, आंखों का चेकअप कराने के लिए? जी डॉक्टर हेमंत, अभी अगर आप आंखों का चेकिंग करवाना चाहते हो तो बेझिझक आप अस्पताल जा सकते हो। मास्क पहनते रहिए, हैंड सैनिटाइजेशन कीजिए और बेझिझक आप अपने जो आंख में कम रोशनी आती है या कम दिखता है उसका इलाज बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर हेमंत जिनका पहले से इलाज चल रहा था, कोरोना के कारण वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, किन्हीं का ऑपरेशन रुका हुआ था। ऐसे में उन लोगों के लिए अब आप क्या कहेंगे जहां पे मामले कम हो गए हैं या फिर तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वो अभी घर पर ही रहें? अगर तीसरी लहर आ जाती है, तीसरी लहर की आशंका अगर सबको लगती है, लेकिन हम हमेशा हमारे घर में बीमारी लेके तो नहीं बैठ सकते हैं जी। बड़े बड़े अस्पताल हो, शासकीय अस्पताल हो या महानगर पालिका के अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, वहां आपके इलाज की तैयारी पूरी होती है। हमारे पास कोविड को प्रिवेंट करने की जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जाता है, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करके हर एक डॉक्टर या हर एक नर्स या हर एक कर्मचारी आपका स्वागत करेगा। वो हमेशा आपके काफी प्रिकॉशंस लेके आपको टेस्ट करेंगे और काफी प्रिकॉशन के साथ भी आपका इलाज वहां हो सकता है। तो हमें काफी परेशानियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो भी बीमारी है हम बेझिझक अस्पताल में जाके उसका इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। मुंबई से राहुल पटेल जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जिसको काला मोतिया की समस्या होती है जी, वो वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन मुझे जानना है वैक्सीन लेने से क्या आंखों में नींद आना या आंख भारी होना ऐसा कुछ हो सकता है क्या? धन्यवाद। डॉक्टर हेमंत, आप जब भी हमने पहला और दूसरा खुराक देने के लिए चालू कर दिया था, काफी लोगों में थोड़े साइड इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन इन साइड इफेक्ट्स में थोड़े कभी वीकनेस आती है, कभी कभी सर दर्द होता है, लेकिन कोई मरीजों में या वॉलंटियर्स में हमने ये भी देखा है कि आंखों में थोड़ा दर्द होता है। लेकिन ये जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ये वैक्सीन रिलेटेड होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये 24 घंटे तक रहते हैं या 48 घंटे तक रहते हैं। इसके बाद इनसे कुछ परेशानी होती नहीं है। जी बिल्कुल, इसलिए कोविड टीका जरूर लगाएं। दिल्ली से शिव कुमार जी जुड़ गए हैं। शिव जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते जी, मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये डेल्टा प्लस का है। दूसरा सवाल है मेरा, जो वैक्सीन को लेके भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इससे बांझपन का खतरा है और भी कई चीजें हैं, इनके बारे में डॉक्टर साहब की राय जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर हेमंत, ये जो हमेशा जो साइड इफेक्ट्स हम कहते हैं या वैक्सीन रिलेटेड आफ्टर इफेक्ट जो कहते हैं, इन साइड इफेक्ट्स में जो भी लोगों में काफी गलत फहमियां है, काफी बिल्कुल गलत है। हमेशा हम यही कहेंगे कि आप वैक्सीन टीकाकरण का पूरा डोज कंप्लीट कीजिएगा। इससे साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। ये आपको सीवियर कोविड बीमारी से बचाते हैं। आप छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी साइड इफेक्ट जो 48 घंटों से ज्यादा रहने वाली नहीं है, उससे परेशान न होना। लेकिन हमेशा कोविड वैक्सीन जिसी ने भी नहीं लिया होगा उसे हम पुरस्कृत हमेशा करते रहेंगे कि आप पहला डोज और दूसरा डोज हमेशा लेते रहो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से यशवंत जैन जी जुड़ गए हैं। यशवंत जी, अपना सवाल पूछिए, कार्यक्रम में समय कम है। यशवंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब देशमुख जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा ये कहना है कि जिनको 2 वैक्सीनें लग गई हैं, उसके बाद उनके कई लोगों के आंखों में गीजड़ आते हैं और हाथ पैरों में कमजोरी होती है और कई तरह के साइड इफेक्ट लंबे समय तक रहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ 24 घंटे तक रहते हैं, तो 24 घंटे की जगह वो काफी समय तक है, 2-3 महीने जिनको हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर हेमंत, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपने कहा कि अगर किसी को कोविड होता है तो पोस्ट कोविड पीरियड में हम हमेशा न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे और हमेशा हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनते रहेंगे और सबके साथ अच्छा सलूक करेंगे, तो हमेशा हम शुद्ध रहेंगे। जी डॉक्टर हेमंत, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर हेमंत बता रहे थे कि टीकाकरण बहुत जरूरी है। आप जहां भी हैं कोविड टीका जरूर लगाएं। इस समय कोविड संक्रमण से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in।